प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, यह हदायत है उन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है अल्लाह ताला की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जिनमें से एक ये है कि उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। इसका मतलब ये है कि किसी की अमानत उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना खयानतदारी कहलाती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाने गए थे और लोग अपनी बड़ी से बड़ी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। अमानतदारी की कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ताकीद की गई है। सूरह निसा में इरशाद किया गया है, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। बच्चों, हमें अपना हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, जैसे रोज़ाना का होमवर्क, इम्तिहानात के पर्चे, घर के काम, दोस्तों के साथ खेल, स्कूल के मुख्तलिफ फ़राइज़ और जिम्मेदारियां ईमानदारी से अदा करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त आपसे अपना सीक्रेट शेयर करे तो उसे भी अमानत समझकर दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इसी तरह हमारे बड़ों को भी अपनी नौकरी के फ़राइज़, दुकानदारी और दीगर खिदमात ईमानदारी से अंजाम देनी चाहिए। अगर हम ये अहकामात अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से पूरे करेंगे तो हम भी ईमानतदार कहलाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहिरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। अजीज साथियों, कुछ दिन से मेरा दिल टीवी देखने को बिल्कुल नहीं करता। वजह पूछे क्यों? जब भी खबर सुनने के लिए टीवी ऑन करूं तो हर तरफ सैलाब, जलजले या बम धमाकों की खबरें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत खत्म हो गई हो, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। एक तरफ कोरोना वार ने दुनिया को परेशान किया हुआ है तो दूसरी तरफ मामूली मामूली बातों पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे हमेशा उम्मीद दिलाती है कि सब इंसान बुरे नहीं होते और जो होते हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। असल में तो अच्छे और नेक लोग इस दुनिया को आबाद किए हुए हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके नाम से उम्मीद का दिया रोशन हो जाता है। उन्हीं में से एक नाम मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है। क्या आप जानते हैं उन्हें? उन्हें पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जो नहीं जानता? यूँ तो कई लोग ऐसे होंगे जो इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करते होंगे, लेकिन ईदी साहब उन सब में एक रोशन मिसाल हैं।
जहाँ लोगों की मदद करने की बात आती है तो पहला नाम उन्हीं का लिया जाता है। आज हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो बच्चों, एदी साहब 28 मई को भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद 4 सितंबर 1947 को कराची पहुंचे। जब वो छोटे थे तो उन्हें जेब खर्च के लिए 2 पैसे मिलते थे। इस उम्र से ही लोगों की खिदमत का जज्बा उनमें इतना ज्यादा था कि वो 1 पैसा खुद पे खर्च करते और 1 पैसे से किसी की मदद करते। लेकिन असल में उनकी जिंदगी में उनकी वालिदा की बीमारी अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब उनकी उम्र महज 11 साल थी तो उनकी वालिदा को फालिज हो गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी वालिदा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके इलाज मुआलजे समेत उनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया। इस तरह उनमें इंसानी खिदमत का जज्बा पैदा होता चला गया। ईदी अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ रहते थे और उनके तमाम काम अपने हाथों से करते। जब वो 19 साल के हुए तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उस वक्त वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ना जाने ऐसी कितनी माएँ होंगी जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। न जाने दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुख्तलिफ दुखों, बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला होंगे, जिन्हें मदद की जरूरत होगी। फिर उनके जहन में एक ख्याल आया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ये लोग ना सिर्फ रह सके बल्कि इनका इलाज भी हो सके। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी से 1951 में एक छोटी सी दुकान खोली और एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी कायम की। वो रात में वहीं सो जाया करते थे। इस डिस्पेंसरी में सबका इलाज मुफ्त होता था। अजीज तलबा और तालिबात, इंसान की नीयत साफ हो तो उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। ईदी साहब ने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। वो गरीबों की फलाह के लिए आगे बढ़ते चले गए। लोग उनके काम को देखकर उन पे भरोसा करने लगे। वो जगह जगह जाकर खुद चंदा इकट्ठा करते। फिर उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस खरीदी। वो लाशें जिन्हें उनके घर वाले भी हाथ लगाने से घबराते थे, ईदी साहब अपने हाथों से उन्हें गुस्ल देते थे। दुनिया में कहीं भी कोई भी कुदरती आफत जैसे सैलाब, जलजले या हादसा पेश आ जाए, उनके रजाकार और एम्बुलेंसेस सबसे पहले वहां मौजूद होती हैं। वो बुजुर्ग जिन्हें उनके अपने उन्हीं के घर से निकाल देते हैं, बेवाओं और यतीमों और बिन माँ बाप के बच्चों के लिए मुस्तकिल रिहाइश और खाने का इंतजाम ईदी साहब के शेल्टर होम्स में बखूबी होता है। इनकी कई सालों की जिद्दोजहद और मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया था। लोग उन पर अंधा एतमाद करते थे। लोगों के एतमाद और भरोसे का ये आलम था कि वो नोटों की गड्डियां, थैले और बोरियां यूं ही ईदी सेंटर में रख जाते थे। ये एतमाद और भरोसा उन्होंने एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि यह एजाज उन्हें 60 बरस की बेलौस खिदमत करने के बाद मिला। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं? कहा जाता है कि अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी दौलत 2400 के करीब एम्बुलेंसेस, 3 एयर एम्बुलेंसेस, 300 ईदी सेंटर्स, 8 अस्पतालों और खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वो अपनी सारी जिंदगी, अपना सुकून, अपना आराम, अपने अहलो अयाल, सब कुछ खिदमत खल्क के लिए कुर्बान किए बैठे थे और दुनिया से रुखसत होते वक्त भी अपनी आंखें इंसानियती खिदमत पर निछावर कर दी। अब्दुल सत्तार ईदी ने 6 दहाइयों तक खिदमत खल्क की मिसालें कायम की और बिलाखिर नेकियां समेटते समेटते 8 जुलाई 2016 को ये इंसानी खिदमतगार इस जहान फानी से कूच कर गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसे इस जमीन पर दूसरे इंसानों की मदद करने और उनके काम आने के लिए ही भेजा है। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग हमारे लिए मशाल राह हैं। हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ऐसे नेक काम करने चाहिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमें अच्छे लफ्जों से याद रखें। आइए इसी बात पर अब एक अच्छा सा गीत सुनते हैं, जिसे गाया है मशहूर गुलकारा महनाज ने। इस गीत को लिखा है कलीम उस्मानी ने, जबकि इसकी मौसीकी तरतीब दी है एम अशरफ ने। इसे गौर से सुने क्योंकि ये निहायत दिलचस्प गीत है। ये तो सब जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां
अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना। अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते मेहनत से जिंदगी में हरगिज़ न जी चुराना। मेहनत से जिंदगी में हरगिज़ न जी चुराना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते ही बड़ा है जिसने ये राज जाना। इंसान वो ही बड़ा है जिसने ये राज जाना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही जीते हैं। भाई वाह, मजा आ गया। यकीनन आपको ये गीत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो फिर हम अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है चलो सीखते हैं। आज हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं, साद और फसी। आज हम जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन ये कोई आम जुमले नहीं होंगे। आम जुमले नहीं होंगे? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ फसी। इन जुमलों में जमाने के एतबार से हम फेल तब्दील करेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह जमाना क्या होता है? साथ जमाना कहते हैं वक्त को, जैसे आज, गुजरा हुआ कल या आने वाला कल।
अच्छा, जैसे इस साल, पिछला साल और अगला साल। बिल्कुल ठीक कहा साद आपने। अब मैं एक जुमला कहूंगी, उसे गौर से सुने। जैसे साद सवाल पूछ रहा है, अब बताइए ये कौन सा वक्त है? ये तो अभी की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो काम उसी वक्त हो रहा हो, जैसे फसी पढ़ रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, या आप सवाल पूछ रहे हैं, तो जो काम उसी वक्त हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ये जमाना हाल है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें फेल क्या है? पढ़ रहा है, खा रहा है, पूछ रहा है। ओह अच्छा, तो ये सारे फेल जमाने हाल के हुए है ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने फसी। अब मेरा अगला जुमला गौर से सुने। छुट्टियों में फसी रोज किताबें पढ़ता था, मैंने खाना खाया, साद ने सवाल पूछा। ये कौन सा जमाना है? ये तो पुरानी बात हो गई, यानी ये काम हो गया। मैं छुट्टियों में रोज किताबें पढ़ रहा था, अब कभी कभी पढ़ता हूँ। किताबें तो रोज पढ़नी चाहिए। और ये जो आपने कहा कि मैंने खाना खाया, यानी ये काम हो गया, तो ये भी पुरानी बात हुई। भाई, ये पुरानी बात की आपने बात खूब कही, लेकिन ये भी सच है कि जो काम हो चुका हो उसे ज़माने माजी कहते हैं, चाहे वो एक लम्हा पहले हुआ हो। जैसे आपने हमें ईदी साहब के बारे में बताया, तो ये फेल माजी हुआ क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी है। वाह भाई वाह फसी, आपने तो झट सीख लिया। अच्छा, अब जो मैं जुमला कहूंगी उसे गौर से सुनिए। मैं स्कूल जाऊंगा, हम आज कहानी सुनेंगे, भाई कल कराची जाएंगे। चले साथ, अब आपकी बारी है। इन जुमलों से आपको क्या लगता है ये काम कब होगा? मैं जो स्कूल जाऊंगा, मतलब ये कि मैं अभी गया नहीं हूँ। मैं स्कूल जाऊंगा मतलब कि मैं अभी गया नहीं हूँ, और स्कूल जाने में अभी वक्त है। तो जो काम अभी नहीं हुआ और होने वाला हो, तो इसे क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसा कोई काम जो अभी हुआ नहीं हो और आने वाले वक्त में होने की बात हो, तो उसको ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। अच्छा, तभी मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन। तो वो जो मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो ये जुमला भी मुस्तकबिल का हुआ। बिल्कुल ठीक। चलिए एक मश्क करते हैं। मैं एक जुमला कहूंगी, आप सिर्फ बताएंगे कि कौन सा जमाना है। तैयार है दोनों? जी। ठीक है। अली रोटी खाता है। साद, आप बताएं। ज़माने हाल। शाबाश। माली ने पौधों को पानी दिया। अब आपकी टर्न है फसी, आप बताइए। पानी दिया यानी काम हो चुका है, ये जमाने माजी है। बिल्कुल ठीक। अब दोनों में से कोई भी जवाब दे, लेकिन हाथ उठाकर। कल मिस मेरा टेस्ट लेंगी। भाई एक मिनट रुक जाइए, साद ने सबसे पहले हाथ उठाया है। चले भाई, आप ही बताइए। ये ज़माना मुस्तकबिल है क्योंकि ये काम अभी हुआ नहीं और आने वाले कल में होगा। शाबाश बच्चों। चलिए आज के काम का इयादा करते हैं। ऐसा करते हैं, फसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में इंतहाई मुफीद मालूमात हासिल की। फिर इसके बाद एक अच्छा सा गीत सुना जिससे मुतालिक आपने सवालात किए। अब मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए साद, आप बताएं। आपने ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में बताई। जैसे कोई पुराना काम हो तो फेले माजी, अभी का हो तो फेले हाल, और बाद में हो, आइंदा होने वाला हो तो फेले मुस्तकबिल। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक समझा आपने। यानी कि जब कोई पुराना काम हो तो फेले माजी, अभी हो रहा हो तो फेले हाल, और बाद में या आइंदा होना हो तो फेले मुस्तकबिल। आपने बिल्कुल ठीक समझा है। अब जल्दी से अपनी डायरी निकालिए और होमवर्क में ये तमाम काम लिखिए जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। सेगमेंट है, हम भी कर सकते हैं। आप 2 जुमले फेले हाल के, 2 फेले माजी और 2 जुमले फेले मुस्तकबिल के बनाइए और घर में किसी बड़े से चेक करवाएं। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वाकई मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी हम सब के लिए मशले राह है। नबीहा, आज हम खेलेंगे नाम, चीज, जगह और जानवर। इसलिए आप एक हर्फ चुन लें। हम चे से खेलते हैं। ठीक है, तो इस काम को मुकम्मल करने के लिए हम कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे। तो नबीहा, अपने आंसर्स बताएं। मैंने नाम चौधरी लिखा है, चीज में चक्की, जगह चिन्योट और जानवर में चूहा लिखा है। अब आप बताओ। वाह, मैंने लिखा है
चौहान, चाबी, चकवाल और चूजा। अरे वाह, ये राउंड तो हम दोनों जीत गए। अब जो भी अगला राउंड जीतेगा वो इस पूरे गेम का विनर होगा। तो अब हम खेलते हैं सीन से। ठीक है, और हम फिर से वक्त मुकर्रर करते हैं। हादिया, अपने जवाब बताएं। मैंने नाम में सोहा, चीज में साग, जगह में सिंध और जानवर में सह लिखा है, जिसे इंग्लिश में हम पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। ओह वाओ, मुझे सह के बारे में अब पता चला है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ। मैंने सीमा, सब्जी और सांप लिखा है। मुझे जगह नहीं आ रही थी। नबीहा, सीन से जगह सवाद भी तो हो सकती थी ना। ओह हाँ, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब मैं ये गेम जीत गई। ये तो चलें, अब हम सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला माहीन आपके पसंदीदा प्रोग्राम 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। पहले ये बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। उम्मीद है कि आपको रियाजी के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे और आप बाकायदगी से अपनी कॉपियों में काम भी कर रहे होंगे। आज का प्रोग्राम हमारे बच्चों का पसंदीदा तरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि है ज्योमेट्री। तो आज ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट शुरू करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जिसके अंदर पेंसिल, रूलर और सेट स्क्वायर लाजमी होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो कि है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन में हम बहुत सारी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस। तो इतनी सारी लाइनें। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहली लाइन से, जो कि आप अपनी कॉपियों पर भी ड्रॉ करते हैं। याद आया? जी, मार्जिन। मैं मार्जिन की बात कर रही हूँ, जिसको आप हाशिया भी कहते हैं। तो मार्जिन तो सबको ड्रॉ करनी आती होगी। जी, सीधी ड्रॉ करते हैं ना। तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रूलर चाहिए। अब जरा रूलर को उठाइए और उसको गौर से देखें। रूलर के दोनों साइड्स पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक साइड पे 0 से 6 तक नंबर लिखे हैं। इन्हें हम इंच कहते हैं। ठीक है, 6 इंच का रूलर छोटा होता है। दूसरी साइड में देखें, वहां 0 से लेके 15 तक के निशानात हैं। जी, ये हैं सेंटीमीटर। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में अब देखें कितनी लाइनें हैं। जी, मैं छोटी छोटी लाइनों की बात कर रही हूँ। जरा उन्हें काउंट करें और मुझे बताइए। क्या कहा आपने? 10 लाइनें। जी, वेरी गुड। तो 0 से लेके 1 तक 10 छोटी लाइनें हैं। इन लाइंस को हम मिलीमीटर कहते हैं। ओके, अब बताइए कि 1 से 2 के बीच में कितनी लाइंस हैं, कितने मिलीमीटर्स हैं? 10। वेरी गुड। तो इस तरह हर नंबर्स के बीच में 10-10 मिलीमीटर का फासला है। अब ये बताइए 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? नहीं समझ आया? तो जरा तमाम छोटी लाइनों को काउंट करें। जी, तो आसान तरीका यह है कि 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या जवाब आएगा? 150 मिलीमीटर। है ना मजे की बात? तो 15 सेंटीमीटर में 150 मिलीमीटर होते हैं। रूलर बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये हमें सीधा रास्ता दिखाती है। अगर आपको बिल्कुल सीधा मूव करना है तो रूलर से लाइन ड्रॉ करें। तो फिर शुरू करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रूलर को आप कॉपी में होल्ड करें, पेपर के ऊपर रखें और इसे मजबूती से होल्ड करें। अब रूलर के ऊपर जहां 0 लिखा है, उस पॉइंट पर पेंसिल से पेपर के ऊपर एक डॉट लगा दें और दूसरा डॉट जहां 5 लिखा हुआ है, वहां पर पेपर पे एक डॉट लगा दें। जी, अब जरा इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लें। फिर रूलर हटा दीजिए। कैसी लाइन बनी? बिल्कुल सीधी। वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स दे रही हूँ, आप लाइंस ड्रॉ करें। नोट कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर। मैं रिपीट कर देती हूँ। 6 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर। क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है क्या? मिलीमीटर कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, परेशान ना हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 20 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे?
बहुत आसान तरीका है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 मिलीमीटर विल बी, जी बिल्कुल सही, 2 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरह 100 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने सेंटीमीटर होगा? बिल्कुल सही, 10 सेंटीमीटर। अब जरा जल्दी से लाइन ड्रॉ करें। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमना, आप आ गए? जी मिस, असल में मुझे आपसे ज्योमेट्री पढ़नी थी तो सोचा आपके पास चली आऊं। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। अब बच्चों को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ये बताइए, क्या आपको लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं? जैसे स्ट्रेट लाइन, 5 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर की स्ट्रेट लाइन? जी मिस, मुझे लाइन ड्रॉ करनी आती है। अब जरा देखें अपने अतराफ में और बताइए। मैं आपको कुछ मेजरमेंट दे रही हूँ, इनकी आप लाइंस अपनी कॉपी में ड्रॉ करें। लिखिए जल्दी से। 6 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर, इन्हें ड्रॉ करें। जी मिस, कर ली। ओके, अब आप ये देखिए कि लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए अब आप अपने अतराफ में देखें और ये बताएं इसमें, इस कमरे में कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए लाइंस को ड्रॉ करके बनाया गया होगा? मिस, ये ट्यूबलाइट को लगाने के लिए सीधी लाइन के जरिए चेक किया होगा और इस अलमारी को बनाने के लिए लकड़ी को सीधा काटा होगा। वेरी गुड हमना। और मिस, इसके अलावा दरवाजे और खिड़की को लगाने के लिए भी सीधी लाइन ड्रॉ की होंगी, इसलिए हमें ये टेढ़ी नजर नहीं आती। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हो गई स्ट्रेट लाइंस। अब ये बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? मिस, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? आपने वर्ड होराइजन सुना है? मिस, सुना सुना लग रहा है। जब आप समंदर के किनारे खड़े होते हैं ना, तो सामने समंदर का दूसरा किनारा आपको कैसा लगता है? मिस, ऐसा लगता है कि वहाँ से समंदर खत्म हो रहा है, वो समंदर का एंड है। जी, और वहाँ ऐसा लगता है कि आसमान और समंदर एक साथ मिल रहे हैं। इसे हम होराइजन कहते हैं। तो ये सामने वाली पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और वहीं पर हम सूरज निकलता या डूबता हुआ भी देखते हैं। तो मिस, जो लाइन लेटी हुई हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। भाई वाह, क्या मिसाल दी आपने। जो लाइंस लेटी हुई हो, जैसे ट्यूबलाइट दीवार पर हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। और कौन सी चीज हॉरिजॉन्टल है इस कमरे में? मिस, ये दरवाजे पर पर्दे की रेलिंग हॉरिजॉन्टल है। वेरी गुड। और कमरे के अंदर खिड़की के ऊपर एसी लगा हुआ है, वो भी हॉरिजॉन्टल है। वेरी गुड हमना, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। अब जरा गौर से देखें, आप लोगों ने अपनी कॉपी में जो 4 लाइनें ड्रॉ की हैं, वो कैसी लाइनें हैं? मिस, ये सब तो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं क्योंकि मैंने कॉपी में सीधी ड्रॉ की हैं। मिस देखें, कॉपी के अंदर जो लाइनें छपी हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो भी तो हॉरिजॉन्टल हैं, है ना? वाओ, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। कॉपी में खींची हुई हर लाइन हॉरिजॉन्टल है, सिवाय एक लाइन के, जो कि है मार्जिन। क्या आपकी कॉपियों में मार्जिन यानी हाशिया खींचा हुआ है? जी मिस, मेरी इंग्लिश की कॉपी में मार्जिन पहले से ड्रॉन है। वेरी गुड। तो ये मार्जिन तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस को काट रही है ना? जरा गौर से देखें। जी मिस, इस लाइन का क्या नाम है? इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब लाइन लेटी है और वर्टिकल का मतलब लाइन खड़ी हो गई है। भाई वाह, क्या मिसाल दी आपने। क्या आपने 1 लाइन फिगर बनाई है कभी? 1 लाइन फिगर? जी, एक लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर एक सर्कल बना दें जो किसी इंसान का सर हो जाएगा। फिर 2 उसके हाथ निकालें और 2 पाँव, 2 लाइनें पाँव के लिए ड्रॉ करें। जी मिस, मुझे ये 1 लाइन फिगर बहुत इजी लगती है। जी, इसमें आप किसी फिगर को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं। जरा आप कमरे की चीजें तो देखकर बताएं, कौन सी चीज वर्टिकल है और कौन सी हॉरिजॉन्टल? मिस, फ्रिज वर्टिकल है और बेड हॉरिजॉन्टल है। हमारे सहन में चारपाई है जिसे हॉरिजॉन्टल बिछाते हैं और सफाई करते वक्त वर्टिकल खड़ी कर देते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा मिस, पर्दा वर्टिकल लगाया जाता है जबकि पर्दे की रेलिंग हॉरिजॉन्टल होती है। चेयर की सीट हॉरिजॉन्टल और उसके लेग्स वर्टिकल। भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छी तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें समझा दी। अब जरा घर से बाहर निकल कर देखें तो बिजली का खंबा वर्टिकल होता है, रोड पर लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं, पहाड़ वर्टिकल होता है,
और दरिया हॉरिजॉन्टल होता है, दरख्त वर्टिकल होता है और गार्डन में बिछी बेंच हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरह हम चीजों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्लेस करते हैं। आपने कॉपी में 4 लाइनें ड्रॉ की हैं। अब हम इन्हीं लाइनों पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और कैसे? तो देखें, ये बात याद रखें कि वर्टिकल लाइंस हमेशा 90 डिग्री पर बनाई जाती है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ट्रायंगुलर शेप का रूलर है, उसे सेट स्क्वायर कहते हैं। हम ना जरा देखें, आपके पास सेट स्क्वायर है? जी मिस, मेरे पास सेट स्क्वायर मौजूद है। जी, इसके 2 किनारे स्ट्रेट होते हैं और एक किनारा डायगोनल होता है। सेट स्क्वायर की सीधी साइड को जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रखें और दूसरी साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर आप चाहें तो सेट स्क्वायर को लाइन के बीच में भी रखकर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक दफा फिर प्रोसीजर बता दूं। जैसे आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, अब सेट स्क्वायर की सीधी साइड को लाइन के बीच में रख दें और दूसरी साइड से स्ट्रेट लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लें। ठीक है। अब जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये उल्टा टी नजर आएगा। मिस, पहले मैंने एल बना दिया था, अब ये उल्टा टी लग रहा है। जी, इसे हम उमूदी लाइन या वर्टिकल लाइन कहते हैं क्योंकि इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं कुछ और लाइंस की तरफ। अरे ये लाइंस कैसी हैं? मिस, कौन सी? अरे ये तो रेलवे ट्रैक है, इसकी लाइनें कैसी हैं? मिस, ये तो 2 लाइनों से मिलकर बनी है। जी, और देखें ये 2 लाइनें बराबर बराबर चल रही हैं। ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती क्योंकि इनका बीच का गैप बराबर होता है। इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी वो लाइनें जो कभी एक दूसरे को ना काटें। जी, अब जरा बताइए पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ मिलती हैं? मिस, ये फर्श पर छोटी टाइलें लगी हैं और इनकी लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसके अलावा मिस, खिड़की के आमने सामने हिस्से आपस में पैरेलल हैं। और आपकी कॉपी में पहले से जो प्रिंटेड लाइंस हैं वो सब पैरेलल हैं। जी मिस, ये तो सब पैरेलल लाइनें हैं। और मिस, शेल्फ के खाने भी तो पैरेलल होते हैं। जी, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर भी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो मिस, नॉन पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? आप बताइए। जो पैरेलल ना हो। तो कौन सी लाइनें पैरेलल नहीं होती? जो आपस में एक दूसरे को काट दें। जैसे एंगल्स की 2 लाइनें जो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा एक तरफ से भागता हुआ है और दूसरा बच्चा दूसरी तरफ से भागता हुआ है। अचानक दोनों की टक्कर हो जाती है। लेकिन अगर आप रेस के बड़े इवेंट्स में रनर को भागते हुए देखें तो हर रनर दूसरे रनर के पैरेलल लेन में भाग रहा होता है। मिस, अगर वो दूसरे ट्रैक पर आ गया तो वो टकरा जाएगा। जी बिल्कुल, पैरेलल लाइंस हमेशा एक दूसरे के साथ चलती हैं और कभी आपस में नहीं मिलती। लेकिन नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। पैरेलल लाइंस का आपस का डिस्टेंस बराबर होता है और नॉन पैरेलल लाइन का डिफरेंट होता है। हम ना आपकी किताब में पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी नॉन पैरेलल। ओके, अब आता है हमारा आखिरी सेगमेंट जो कि है लेट्स रिकैप। तो बच्चों, आज हमने लाइंस के बारे में पढ़ा और आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की और आपने नोट किया कि आप सबने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की। फिर आपने सेट स्क्वायर जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है उसकी मदद से वर्टिकल लाइन बनाई और आपने ये भी नोट किया कि वर्टिकल लाइन का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर हमने पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका आपस में डिस्टेंस बराबर होता है, जैसे आपकी कॉपी में प्रिंट की हुई लाइनें जिस पर आप लोग लिखते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काट देती हैं, जैसे कि एंगल्स। पैरेलल लाइंस नेवर मीट। तो बच्चों, इससे रिलेटेड काम आपकी मैथ की किताब में मौजूद है, इसे मुकम्मल कर लीजिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान राहिला माहिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Now let's do some exercises. चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें आपको अपनी जगह पर खड़े होके उछलना है। सही है? तो मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें, अब सीधा खड़े हो जाइए और हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें जब मैं आपको 1 बोलूं तो आपको अपनी दायां घुटना उठा के अपनी दाएं कोहनी से छूना है, सही है? और जब मैं 2 बोलूं तो आपको घुटना वापस नीचे रख देना और सीधा खड़े हो जाना है। समझ आया? अपनी दाएं कोहनी से दायां घुटना छूना है और जब मैं 2 बोलूं तो वापस सीधा खड़े हो जाना है। अब मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। चलें, अब आप यही चीज़ अपने बाएं कोहनी और बाएं घुटने के साथ करें, मतलब अपनी दूसरी हाथ के और दूसरे घुटने के साथ, सही है? मैं वापस काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। चलें, अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए और मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया हो। अल्लाह हाफिज़। अब सुनते हैं अपना अगला कॉम्प्लेंट जो है आओ जाने। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है ज़िम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी, क्या हाल हैं आपके? वेलकम बैक टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। तो अंकल जी, आज आप हमें कौन सी तारीखी कहानी सुनाएंगे? आज हम जनरल मोहम्मद अय्यूब खान के बारे में बात करेंगे। अरे वाह, लेकिन उससे पहले आप बच्चों को बताएं कि ये कौन थे। मोहम्मद अय्यूब खान पाकिस्तान फौज के एक जनरल थे जिन्होंने 1958 में मार्शल लॉ लगाया था। अब आप मार्शल लॉ के बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को कुछ। जी बिल्कुल। मार्शल लॉ एक्चुअली फ़ौज की गवर्नमेंट को कहते हैं, जिसमें फ़ौज मुल्क के तमाम इंतज़ाम संभालती है और इसमें सिविल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ अंकल जी? फिर 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन लागू किया गया था। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में आज तक कितने आइन लागू हुए हैं? बच्चों, क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, पाकिस्तान में कुल 3 आइन लागू हुए हैं। 1965 पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ही यादगार साल है। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को स्पेशली इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। इस साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई थी, जिसमें पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने कई गुना बड़ी हिंदुस्तानी फौज को शिकस्त दी थी। इस जंग से तो पाकिस्तान की बहादुरी का अंदाजा हो गया होगा हिंदुस्तान को। जी बिल्कुल। एक और ख़ास बात भी थी जनरल मोहम्मद अय्यूब खान के दौर में। वो क्या अंकल जी? ये वो दौर था जब मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना ने मुल्की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेना शुरू किया था।
और जनरल मोहम्मद अय्यूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। फिर अंकल जी? फिर अफसोस के साथ 1969 को एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हो गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंकल जी कि आप इनका नाम हमें इस एपिसोड में नहीं बताएंगे? जी बिल्कुल, ये कहानी अगली दफ़ा के लिए रखते हैं। अभी वैसे भी मेरी सर सैयद अहमद खान के साथ एक मीटिंग है। ओह अच्छा, उनको मेरा सलाम दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आज ग्रीन हाउस इफेक्ट पर बात करेंगे। आप बच्चों में से कितने बच्चे जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? फिक्र मत करें, हमारी अगली कहानी सुनकर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेपे द पेंगुइन और गली द सीगल बर्फ में खेल रहे थे। वो पहाड़ के तोदों के ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे थे। ये उनका रोज का खेल होता था। वो छोटे बर्फानी पहाड़ पे चढ़ते, फिर उसके ऊपर से स्लाइड करके नीचे आ जाते। लेकिन आज क्या देखते हैं कि अचानक उनके पहाड़ की निचली सतह पर पानी आ खड़ा था। ये क्या हो गया गली यहाँ पे? तुम्हें नहीं मालूम पेपे? इसकी आदत डाल लो। हमारे पहाड़ों में खेलने के दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलो गली, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान ने तमाम शुबजात में तरक्की कर ली है। इसके अलावा वो बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़राई ज़मीनों पर मकानात बना रहे हैं, और तो और दरख्तों की कटाई भी हो रही है और ज़मीन का इस्तेमाल भी बदल रहा है। इंसान फ्यूल की ज़रूरियात के लिए तेल, कोयला और गैस जैसी चीज़ें इस्तेमाल करता है, और गाड़ियाँ भी हवा में धुआं छोड़ती हैं। दिन ब दिन इसकी वजह से भी हवा आलूदा हो रही है। ये सब तो मुझे मालूम है, पर इससे हमारे घर की बर्फ पिघलने का क्या ताल्लुक? ये सब तो इंसान अपने घरों के पास करते हैं ना। हम तो इतने दूर हैं, हमें क्यों फर्क पड़ रहा है इससे? मेरे मासूम पेपे, इंसान के इन्हीं सब कामों की वजह से तो दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये बर्फानी तोदे पिघल रहे हैं। वो कैसे गली? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन कुछ प्लांट से ही कनेक्टेड होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। प्लांट्स ग्रो करने के लिए उन्हें पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरों में रखा जाता है। ये कमरे ग्रीन हाउस कहलाते हैं। सूरज की शोएं इन कमरों में दाखिल होती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। इसी वजह से इन कमरों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, लेकिन इसका दुनिया से क्या ताल्लुक है? अब अर्थ को एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस इमेजिन करो, जिसके गेट पॉलीथीन की जगह एटमॉस्फेयर है। अर्थ में अल्लाह ताला ने गैस की मिकदार तय कर दी है, जिसकी वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बरकरार रहता है। लेकिन इंसानों की इन सरगर्मियों की वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड, गर्दो गुबार और धुआं बढ़ रहा है। तो हवा में इन अनासिर की मौजूदगी की वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये हुई ना बात मेरे पेपे। क्या तुम्हें मालूम है कि इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? नहीं तो। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर को सख्त मौसम की तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या हल है गली? सबसे पहले तो माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के मुज़हिर असरात को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त और सब्जा उगाने की जरूरत है। लेकिन इससे तो मसला नहीं हल होगा ना गली। मैं जानता हूँ। उसके साथ साथ इंसानों को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की सही मरम्मत करवाने के बाद ही उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फिजा में आलूदगी ना फैले। और गाड़ियों में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जो हवा को आलूदा ना करे। बिल्कुल दुरुस्त कहा पेपे। चलो अब अपना खेल कंटिन्यू करते हैं, शाम होने वाली है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में समझ आ गया होगा, और हम मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। जैसे कि अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, उसका एक नुकसान पहाड़ों पे मौजूद ग्लेशियर्स का पिघलना है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और एवलांचेस होते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के रिस्क को कम करने के लिए आपको इन इलाकों में बहुत सारे दरख्त लगाने चाहिए। ये इन कुदरती आफात के दबाव को तोड़ देते हैं। दूसरा अहम काम ये करें कि इन इलाकों में कभी भी पक्के मकानात ना बनाएं, क्योंकि इनकी तबाह होने का खदशा रहता है।
अगर कभी भी आपको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और वीडियो या फोटो बनाने की कोशिश ना करें। किसी भी हैवी मशीनरी या इक्विपमेंट से दूर हो जाएं ताकि वो आपको कोई गहरी चोट ना लगा सके। बह जाने से बचने के लिए किसी भी बड़ी चीज़ जैसे कोई दरख्त या बड़े पत्थर का सहारा लें। अगर आप बर्फानी तोदे के साथ नीचे जाने लगें तो स्विमिंग मोशन का इस्तेमाल करते हुए सतह पर रहने की कोशिश करें। इन हिफाजती तदाबीर को याद रखें, हो सकता है किसी दिन आपकी या आपके किसी जानने वाले की जान बचाने में ये मदद करें। आज का हम सब का होमवर्क ये है कि आज हमें अपने अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाना है। वो किसी भी चीज़ का दरख्त हो सकता है, उसका ख्याल रखना है और उसे बड़ा करना है। सोचिए, अगर हम सब मिलकर एक दरख्त लगाएं और उसकी जिम्मेदारी लें तो मिलकर हम कितने सारे दरख्त लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। फिर बाहर जाके हमें दरख्त भी तो लगाना है ना। तो हमने शुरू किया जनरल मोहम्मद अय्यूब खान की कहानी से। फिर हमने ये सीखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है। और आखिर में हमने ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले कुदरती आफात से मुतालिक कुछ हिफाजती तदाबीर के बारे में बात की। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। It was fun to learn today. तो चलें, इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।